सेशन है। जिस तरीके से हम साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बात कर रहे हैं, आज हम बात कर रहे हैं किस तरीके से घोषणाएं होंगी साल 2024 के चुनाव में, कैसे पूर्व में 2014 और 2019 में लोकसभा चुनाव में किस तरीके से संकल्प को लेकर के आगे बढ़ा गया था भारतीय जनता पार्टी के द्वारा और सत्ता की कुर्सी तक का जो सफर था वो तय किया गया था। अब साल 2024 में जब लोकसभा के चुनाव शेड्यूल होने के लिए अब 8 महीने का लगभग समय बचा हुआ है, उसके पहले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने हैं, तो इन सबके मद्देनजर सवाल एक बार फिर ये उठने लगा है कि क्या एक बार फिर 2024 के पहले जुमलों की बारिश होगी। जिस तरीके से तमाम योजनाएं लॉन्च की गई, तमाम योजनाओं की बात की गई, बहुत सारे सिगुफे छोड़े गए और एक के बाद एक अब फिर से उसी तरीके से उसी क्रम में लगातार नए नए सिगुफे सामने आ रहे हैं, नई नई जुमलेबाजी जो है वो सामने आ रही है, नई नई योजनाएं, घोषणाएं, ये सारी क्रम जो है राज्य सरकारों से लेकर के भारतीय जनता पार्टी की जहां भी जिस राज्य में सरकार है वहां से लेकर के और केंद्र की सरकार तक तमाम सारे नए मुद्दे गढ़े जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं, लोगों तक पहुंचाए जा रहे हैं। हालांकि इन सब में सबसे अहम चीज ये है कि इन मुद्दों और इन जुमलों के माध्यम से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए एक तरीके से काम किया जाता है कि मुद्दे पर बात ना हो। आज की तारीख में देश में जो जिस तरीके से सरकार और भारतीय जनता पार्टी मुद्दे खड़े कर रही है, कभी वन नेशन वन इलेक्शन की बात करती है, कभी इंडिया और भारत की बात करती है, कभी संसद का विशेष सत्र बुला लिया जाता है और वो भी ऐसे बुलाया जाता है कि ट्विटर पर ट्वीट करके और हो गया, ना कोई मुद्दा, ना उसकी कोई कार्य योजना, ना कि विपक्ष के किसी दल से कोई विमर्श और ना विपक्ष के किसी दल को कोई जानकारी कि किस लिए बुलाई गई है। इसके अलावा कभी राम मंदिर की बात होने लग जाती है, कभी धारा 370 की बात होने लग जाती है। तो ये तमाम जो मुद्दे लाए जाते हैं वो कुछ ऐसा सिचुएशन क्रिएट किया जाता है कि आम आदमी के जीवन से जुड़ी हुई जो बातें हैं, जो भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता में आने के लिए जिन वादों का इस्तेमाल किया, उन वादों पर कोई सवाल ना पूछ सके, उन मुद्दों से ध्यान भटका दिया जाए। सरकार पूरी तरीके से, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से इस पर मेहनत करती है, काम करती है कि जो बातें हमने पहले कह दी हैं, जो वादे आपसे हमने पहले कर लिए हैं, उसके बारे में आप हमसे मत पूछिए। उसके लिए ये नए नए वादे गढ़े जाते हैं, नए नए जुमले गढ़े जाते हैं, नए नए जुमले पहुंचाए जाते हैं, बताए जाते हैं, नए मुद्दे दे दिए जाते हैं कि अब आप इन पर बहस करिए। और इसमें उनका सबसे बड़ा हथियार बनता है मेन स्ट्रीम मीडिया। मेन स्ट्रीम मीडिया को हर रोज 4-6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे बहस करने के लिए नए मुद्दे दे दिए जाते हैं कि आप इस पर बात कर लीजिए और लोग जो है इसको देखेंगे और फिर इसके बारे में चर्चा करेंगे। वो बेरोजगारी पर सवाल उठाना भूल जाएंगे। वो भूल जाएंगे कि जब हमने काशी को क्योटो बनाने की बात की थी तो भारत के तमाम शहरों को या भारत को जो है अमेरिका जैसा और स्विट्जरलैंड जैसा सुंदर बनाने की बात भी की थी। आप उस पर सवाल अब हमसे मत पूछिए। स्मार्ट सिटी योजना हम लेकर के आए थे, लेकिन हमसे ये मत पूछिए कि हमने कितनी सिटियों को स्मार्ट कर दिया। हमने आपको बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने की बात की थी, पर आप हमसे ये मत पूछिएगा कि गंगा में तैरती हुई लाशें जो थी कि क्या वो उस बेहतर सुविधा का चित्रण थी, क्या उस बेहतर सुविधा की तस्वीर थी। इस तरीके के बहुत सारे मुद्दे हैं। आज बात इन्हीं मुद्दों पर होगी। हम बात करेंगे कि क्या 2024 के चुनाव से पहले एक बार फिर जुमलों की बारिश होती हुई देखी जाएगी। इस चर्चा में, इस विशेष चर्चा में जो है बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर राकेश पाठक सर मौजूद हैं, जिगर दोषी साहब मौजूद हैं और इसके अलावा भी और मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। फिलहाल मैं सीधे डॉक्टर राकेश पाठक सर के पास चलता हूं। सर, इस समय जो सबसे बड़ा सिगुफा छोड़ा गया है, जो सबसे बड़ी जुमलेबाजी छोड़ी गई है, वो है संविधान को लेकर के। किस तरीके से संविधान को बदलने की बात हो, चाहे वो विवेक देवराय का आर्टिकल हो या फिर इंडिया और भारत को लेकर के जो मुद्दा छेड़ा गया, जो चर्चा छेड़ी गई, जो बहस छेड़ी गई। सर, भारत हो, मुद्दा हो या इंडिया हो, कहा यह जा रहा है कि गुलामी की जितनी निशानियां हैं उन सबको हटाने का काम मोदी सरकार कर रही है। सर, गुलामी की निशानी का ये जो पूरा सच है वो हम आपके माध्यम से लोगों तक पहुंचाना चाहेंगे, क्योंकि अगर ये गुलामी की निशानी है तो अब तक क्यों नहीं थी, और अब बनी तो फिर किस रूप में बनी, और अगर ये गुलामी की निशानी है तो फिर इसको हटाए जाने से विपक्ष या बाकी जो लोग इस पर बात कर रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं, उनको समस्या कहां आ रही है? डॉक्टर राकेश पाठक सर। जी आरपी जी, कई सारे सवाल आपने समाहित कर लिए हैं, लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ा मेला लगा हुआ हमारे देश की राजधानी दिल्ली में G20 देशों का जो सम्मेलन हो रहा है, उसमें जो कुछ हो रहा है उस पर बाद में विस्तार से बात करेंगे। लेकिन
जो माहौल है और बाकी के देश की जो दशा और दिशा है, जो पर्दे के पीछे दिल्ली में छुपाई गई है, उसको लेकर मुझे एक शेर याद आता है आरपी जी। महफूज सारे बादशाह, वजीर और शहजादे हैं। महफूज सारे बादशाह, वजीर और शहजादे हैं। जो बेघर हैं इस तूफान में, जो बेघर हैं इस तूफान में, वो महज प्यादे हैं। तो दिल्ली में भी बहुत सारे लोग बेघर हैं। 3 दिन तक एक तरह से कर्फ्यू लगा रहेगा, लॉकडाउन है। रोज कुआं खोदकर रोज पानी पीने वाले लोग अपने काम पर नहीं जा सकेंगे, आवागमन बंद है। और एक तरफ सोने चांदी के थाल में विदेशी मेहमानों को खाना खिलाया जा रहा है। हमारा देश हंगर जो इंडेक्स है उसमें 107वें नंबर पर है, लेकिन हमारे विदेशी मेहमान उन सोने चांदी की थालियों में खाना खाएंगे, खा रहे हैं, जिनमें हमारा राष्ट्र चिन्ह भी छपा हुआ है, अशोक चिन्ह। अब आते हैं आपके मुद्दों पर कि 2024 से पहले क्या इसी तरह से जुमलों की बारिश होगी और क्या क्या हो सकता है, क्या होने वाला है। पहली बात तो यह है कि सरकार पिछले 9 साल की अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए इसी तरह के नॉन इश्यूज को इशू बनाने का काम करेगी, जैसे अब तक करती आई है। आपने एक विषय उठाया, भारत और इंडिया वाला। ये इनकी नजर में इंडिया गुलामी की निशानी है। अचानक इनको पता चला 19 जुलाई को, जिस दिन 19 जुलाई 2023 को विपक्ष के गठबंधन ने अपने विस्तृत नाम का शॉर्ट फॉर्म इंडिया बना लिया। उस दिन अचानक आरएसएस, बीजेपी, नरेंद्र मोदी और उनके समर्थकों को पता चला कि इंडिया नाम तो गुलामी की निशानी है। उससे कुछ दिनों पहले नरेंद्र मोदी, कुछ महीने, कुछ साल पहले इंडिया को वोट देने की अपील कर रहे थे। वो भाषण भी हमारे सामने है। पिछले 9 साल की अनगिनत सरकारी योजनाएं इंडिया नाम से जुड़ी हुई हैं। ये सारी बहसें हम लोग कर चुके हैं, द पब्लिक इंडिया भी लगातार कर रहा होगा। उन नामों को गिनाकर हम अपने दर्शकों का समय जाया नहीं करना चाहते, लेकिन कुल मिलाकर ये जो पाखंड है, ये देश के सामने आना चाहिए कि आप अगर स्किल इंडिया, खेलो इंडिया, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया वगैरह वगैरह सब आप करते रहें, तब तक गुलामी की निशानी नहीं है। और जैसे ही एक विपक्ष का गठबंधन इंडिया नाम रख ले तो आपको पेट में पीर होने लगती है। दूसरी बात, जब भी ये लोग अंग्रेजों की बात करते हैं, अंग्रेजों की निशानी की बात करते हैं, गुलामी के प्रतीकों की बात करते हैं, तो सबसे बड़े प्रतीक तो ये खुद हैं। क्योंकि आजादी की लड़ाई में, हमारे स्वतंत्रता संग्राम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की कोई भूमिका नहीं थी। 1925 से लेकर 1947 तक एक नायक, एक महानायक नहीं है आरपी जी इनके पास। कोई ऐसा आंदोलन नहीं है जिसमें इनकी भागीदारी रही हो। आजादी के दिन भी न संविधान को इन्हें स्वीकार करना था, न तिरंगे को स्वीकार कर रहे थे। और ये सब चीजें लिखित में दस्तावेजी प्रमाण के साथ उपलब्ध है। तो असली बात यह है कि जिस वक्त देश बहुत कठिन समय से गुजर रहा है, 80-81 करोड़ लोग 5 किलो अनाज पर आश्रित हैं, इतिहास की सबसे बड़ी बेरोजगारी इस वक्त है, डॉलर कहां से कहां पहुंच गया है। $1 83 रुपए में मिलने वाला है। पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ चुकी हैं, खाद्यान्न की कीमतें, सब्जी भाजी की कीमतें बढ़ी हुई हैं। तब इस सरकार को इस तरह के मास्टर स्ट्रोक ही सूझ रहे हैं, जहां वे देश का नाम बदलने की कोशिश कर रहे हैं, या वे संसद का विशेष सत्र बुलाकर बिना किसी मंत्रणा के, संसदीय प्रणाली में एक व्यवस्था है, उसकी कार्य मंत्रणा समिति की बैठक होगी, विपक्ष के साथ एजेंडा तय होगा, उसको बताया जाएगा कि सदन क्यों बैठने वाला है। अचानक कोई विशेष सत्र किस विषय पर? कोई आपात स्थिति तो है नहीं। आपात स्थिति तो अगर थी तो 3 महीने तक मणिपुर जल रहा था, तब बुलाते विशेष सत्र। चीन के अतिक्रमण के समय विशेष सत्र बुलाते। ऐसे अनेक अवसर आए जब आपने विशेष सत्र नहीं बुलाया। और विशेष सत्र बुलाकर भी अगर आपको विपक्ष की आवाज को म्यूट रखना है, उसे बंद रखना है, ये इन प्रकार बोलने वालों को संसद से या तो निष्कासित कर देना, उनकी सदस्यता समाप्त कर देनी है, या चलते सत्र तक
उनकी सदस्यता निलंबित कर दी है, उनको भाग लेने से रोकना है। तो ऐसे विशेष सत्रों से भी क्या हासिल होगा? दरअसल में हमारी सरकार, सत्ता में बैठे लोग पूरी तरह से तानाशाही तौर तरीकों को अपना चुके हैं, और अगर इनको समय पर नहीं रोका गया तो ये प्रक्रिया आगे चलकर हमारे पूरे संसदीय लोकतंत्र को, हमारे देश को, हमारे देश के संविधान को खतरे में डाल सकता है। ये सोचना अब जनता की जिम्मेदारी है। मैं तो आजकल हर डिबेट में आरपी यही कहता हूं कि जिम्मेदारी सिर्फ आरपी सिंह की नहीं है, सिर्फ जिगर दोषी की नहीं है, सिर्फ हमारे बाकी जो मेहमान है उन सब की नहीं है, अब इस देश की जिम्मेदारी है। उसे सोचना और समझना है कि हम 1930-40 के दशक के जर्मनी के मुहाने पर खड़े हैं। अगर अब नहीं रोका गया तो इस अंधी गली में जाने से अब इस देश को कोई नहीं रोक सकता। जी आरती जी। जी, डॉक्टर संदीप पांडे सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम एक बार पहले उनसे बात कर लें, फिर मैं जिगर भाई आपके पास आता हूं। डॉक्टर संदीप पांडे, एक जो अभी राकेश सर ने भी बात कही, मैं लगातार मुद्दों की बात कर रहा हूं, जुमलों की बात कर रहा हूं, किस तरीके से नए नए सिगूफे आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा लोगों के सामने छोड़े जा रहे हैं, रखे जा रहे हैं कि आप उन चर्चाओं में व्यस्त रहिए। सर, इंडिया और भारत की जो लड़ाई है, जो जिसको लेकर के बार बार बात हो रही है, अब जो सोशल मीडिया पर एक पूरा वार छिड़ा हुआ है कि क्यों इंडिया होना चाहिए, क्यों भारत होना चाहिए, इसके लिए सबके पास अपने अपने तर्क हैं और लोग उन तर्कों पर जो है बहस कर रहे हैं और लंबी लंबी बहसें चल रही हैं सोशल मीडिया पर। सर, नरेंद्र मोदी हो या भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता, तमाम अपने चुनावों से लेकर के सभाओं तक हर बार वो ये बात कहते रहे, वोट फॉर इंडिया, वोट फॉर इंडिया, वोट फॉर इंडिया। क्या अब वो इंडिया कहना छोड़ देंगे? और अगर इंडिया को वो हटाने की बात कर रहे हैं तो इंडिया भाई ऐसे तो हटेगा नहीं, ये सबको पता है कि उसके लिए संविधान संशोधन करना पड़ेगा। संविधान संशोधन करने के लिए 2/3 मेजोरिटी चाहिए राज्यसभा के अंदर भी, जो उनके पास है नहीं। इसके बावजूद भी वो इस तरीके का कदम उठा रहे हैं, तो इसके पीछे उनकी मंशा क्या है? कौन सी ऐसी ताकतें हैं, क्या ऐसी उनके पास ताकत है जो इसके लिए उनको एनर्जी देती है कि आप ये करिए और आप कर सकते हैं इसको चेंज करने जैसी बड़े काम को, जबकि आपके पास संख्या नहीं है, संख्या बल नहीं है? आरपी भाई थोड़ा सा रिपीट कर दीजिए, मैं बीच में कॉल आ गई थी फोन पे। सर, मेरा सवाल जो था वो ये था कि जो इंडिया और भारत की बात हो रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या भाजपा का कोई भी नेता, वो बार बार वोट फॉर इंडिया, वोट फॉर इंडिया अब तक कहता रहा है। अब अगर वो इंडिया हटाते भी हैं तो भाई सबको पता है कि आज की तारीख में इंडिया हटाने के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। संशोधन करने के लिए आपको मेजोरिटी चाहिए, 2/3 मेजोरिटी इनके पास राज्यसभा में है नहीं। उसके बावजूद भी वो इस तरीके का कदम भारतीय जनता पार्टी क्यों उठा रही है, ये जानते हुए कि उनके पास संख्या नहीं है? क्या ऐसी जरूरत या क्या ऐसी मजबूरियां हैं कि इस तरीके का कदम उठाना पड़ रहा है भारतीय जनता पार्टी को? जी नहीं आरपी भाई, देखिए सवाल इससे बड़ा है। सिर्फ इंडिया भारत की बात नहीं है, ये तो सबको समझ में आ ही रहा है कि वो क्यों भारत करना चाहते हैं। मतलब 9 साल बाद इनको ये समझ में आ रहा है। 9 साल तक तो इन्होंने देश को हिंदू मुस्लिम में बांटा और अब मणिपुर को भी बांट दिया है मैतेई और कुकी में। अब इनको समझ में आ रहा है कि इंडिया का नाम भारत होना चाहिए। तो ये तो क्यों कर रहे हैं ये सबको मालूम है। लेकिन जो आपने संविधान वाली बात की वो ज्यादा गंभीर है। देखिए, एक बहस इधर इन्होंने छेड़ दी है कि संविधान के मूल ढांचे पर भी बात होनी चाहिए, और ये बड़ी गंभीर बात है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये तो संविधान की मौलिक चीजों को बदल रहे हैं। अगर आप सिर्फ प्रस्तावना को ले लें तो प्रस्तावना में आप देखें, संप्रभुता की बात है, समाजवाद की बात है, धर्मनिरपेक्षता की बात है, लोकतंत्र की बात है, गणराज्य की बात है। अब आप इन पांचों को देख लीजिए, पांचों अवधारणाओं को, और आप बताइए इसमें से बचा क्या है? संप्रभु है क्या हम, जब हमारे निर्णय विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ले रहे हैं? हम समाजवादी हैं क्या, जब प्रधानमंत्री जी एक पूंजीपति के जहाज में घूमते हैं और निजी कंपनियों के विज्ञापन में प्रकट होते हैं? धर्मनिरपेक्ष तो अब कहीं नहीं सकते कि रह गए, क्योंकि गुजरात के एक विद्यालय में जब एक मुस्लिम लड़की 10वीं कक्षा में पास करती है तो उसको मंच पे नहीं बुलाया जाता है,
जो दूसरे नंबर पे नंबर पाया है बच्चा, उसको बुलाया जाता है। या मुजफ्फरपुर के स्कूल में जिस तरह से मुस्लिम 7 साल के लड़के को उसके सहपाठियों से पिटवाया गया। और लोकतंत्र कितना है ये तो आप देख ही रहे हैं। संसद के अंदर बाकी पार्टियों को तो छोड़ दीजिए, किस तरह से बिल पारित किए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के 10-12 सांसद के अलावा किसी को बोलने का अधिकार नहीं है। वो बोल नहीं सकते हैं संसद के अंदर, उनके बोलने पे पाबंदी है। और गणराज्य की स्थिति यह है कि नए संसद भवन का उद्घाटन करने के लिए महामहिम राष्ट्रपति को बुलाया ही नहीं जाता है। और उसके बाद जो मूल्य है, जिसकी गारंटी है इस देश के नागरिकों को, जिसमें स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, इस तरह के मूल्य हैं, तो आप उस मुस्लिम लड़की से पूछिए और उस मुस्लिम लड़के से पूछिए जिनको उनके विद्यालय में अपमानित किया गया। बाकी तो घटनाएं आप छोड़ दीजिए, मॉब लिंचिंग और लव जिहाद और बाकी चीजें। इन बच्चों से पूछा जाए कि क्या आपकी स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, बराबरी के अधिकार सुरक्षित हैं? तो ये बहुत गंभीर बात है कि संविधान में बिना संशोधन किए ये अपने हिंदू राष्ट्र की अवधारणा को लोगों के ऊपर थोपते चले जा रहे हैं और इस तरह के परिवर्तन समाज में कर रहे हैं, थोप रहे हैं, जिससे इस देश का जो पूरा स्वरूप है वही बिगड़ गया है। तो जरूरत इस देश के मूल स्वरूप को बचाने की है, उन मूल्यों को बचाने की है जो हमारी आज़ादी के आंदोलन से निकले हैं और जो हमारे संविधान में निहित है। धन्यवाद। जी जी। जिगर दोषी साहब, अब हम जरा मुद्दों में फिर जो है जब लौटते हैं तो महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों की बात होती है। सर, जब आप बेरोजगारी के मुद्दे को उठाना शुरू करते हैं, जब इस पर बातचीत शुरू होती है, चर्चा शुरू होती है, तो फिर प्रधानमंत्री जो है वो नाले की गैस से पकौड़ा तलने जैसी रोजगार योजना लॉन्च कर देते हैं। और मजे की बात यह कि परिवारवाद का विरोध जो है आपको यहां पर देखने को बहुत साफ मिलता है। कोई ऐसा सांसद, कोई ऐसा विधायक, कोई ऐसा मंत्री भाजपा का नहीं मिलेगा जिसके किसी भी परिवारवाद को, किसी भी परिवारीजन को, भाई भतीजा, बेटा बेटी, कोई भी हो, इन योजनाओं का लाभ प्रधानमंत्री किसी सूरत में नहीं लेने देते हैं, चाहे उसको बीसीसीआई का सचिव जैसा छोटा काम ही क्यों ना करना पड़ जाए, लेकिन कभी भी ऐसी योजनाओं का लाभ नहीं देते हैं। इतनी सारी चीजें होती हैं, इतनी योजनाएं इस तरीके के दे रहे हैं, उसके बावजूद भी विपक्ष जो है बेरोजगारी को लेकर के सवाल उठाता है, लोग सवाल उठा देते हैं। तो प्रधानमंत्री के साथ इतनी जाति क्यों होती है विपक्ष के द्वारा? जी बिल्कुल। देखिए, मेरे ख्याल से आपने बहुत ही मार्मिक शब्दों में अपनी बात बताई यहाँ दर्शकों को, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक्चुअली आज की तारीख में ये सच्चाई है, इसको हम मानकर चल रहे हैं कि पिछले 9 वर्षों से अगर आप इतिहास देखें तो प्रधानमंत्री जी और उनकी जो पूरी फौज है, पूरी फौज या पूरी सेना जिसे हम कहते हैं, चाहे आरएसएस के लोग हो या उनके अंधभक्त हो या जो ट्रोलर्स है सोशल मीडिया पे या मीडिया में जो गोदी मीडिया उनके लिए काम करती है, वो सभी लोग एक अलग तरीके का नैरेटिव चलाने में बिल्कुल मसरूफ है। और वो नैरेटिव केवल और केवल सिर्फ इतना है कि आप कांग्रेस को पानी पीकर गाली दीजिए, कांस्टेंट उनकी जो भी योजना है उसको बुरा बताइए, 1947 से लेकर आज तक जो भी विकास हुआ देश में उसे भी आप गलत बता दीजिए और यही दिखाइए कि 2014 के बाद ही सब कुछ हुआ है और उसके बाद ही भारत विश्व विजेता बना है, उसके बाद ही सही में भारत आजाद हुआ है। तो ये मेरे ख्याल से ये करने में वो लोग काफी हद तक मसरूफ है, वो साफ साफ दिख रहा है। अब ये जो पूरा हमारा जो डिबेट है उसमें जिससे जुमलों की बात हुई, उसके मैं 2 परिमाण देखता हूँ। वो परिमाण ये है कि इसे मैं जुमले नहीं कहूंगा। जब 2011-12 में भ्रष्टाचार का आरोप कांग्रेस पर लगाया जाता था, जो आज साबित नहीं हो पाया, और जितने भी नाम उसमें थे, चाहे ए राजा थे या जो भी लोग उसमें नाम उस समय लाए गए थे, और इंडिया अगेंस्ट करप्शन की एक मुहिम चलाई गई थी जिसमें अन्ना हजारे ने पार्टिसिपेट किया था बड़े लेवल पे, और जिस तरीके से पूरी मुहिम हम सब ने उस समय देखा था, आप देखिए कि वो कितना, उसे मैं आज की तारीख में जुमले नहीं कहता, मुझे अब आज की तारीख में ये चीज साजिश लग रही थी। ये इतनी बड़ी साजिश थी कि उसमें सम्मिलित जितने भी लोग थे वो लोगों ने एक बहुत बड़ी और जबरदस्त रणनीति के तहत एक ऐसे व्यक्ति को लॉन्च करने की प्लानिंग करी और वो सक्सेसफुल भी हो गए और उसके बाद मोदी जी प्रधानमंत्री भी बन गए। आप देखिए उसके बाद ना भ्रष्टाचार पे कोई काम हुआ, ना भ्रष्टाचारी, अगर आपको हमें बोलते हैं कि कांग्रेस में इतना भ्रष्टाचार हुआ उस समय में, ना किसी की गिरफ्तारी हुई। अगर वो राहुल जी पे उंगली उठाते हैं, सोनिया जी पे उंगली उठाते हैं, नेशनल हेराल्ड की बात करते हैं, आज तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। या तो आपके पास प्रूफ नहीं है या फिर आपने बिल्कुल शगुफा छोड़ा था, ये बात साबित हो जाती है।
दूसरी चीज वहां पे ये शुरू होती थी कि उन्होंने जितने जो शगुफे छोड़े उस समय, जितने जुमले छोड़े, वो बहुत ही बड़े लेवल के थे। वो आरएसएस और बीजेपी ये हमेशा जानती है, या फिर उनकी एक ये जो वर्किंग की जो मॉडस ऑपरेंडी है वो ये है कि इतनी बड़ी बात कहो जिसको मानने के लिए लोग मजबूर हो जाए। तो मोदी जी ने ये बात कह दी कि 2 करोड़ रोजगार दे देंगे हर साल। अब 2 करोड़ सुन के बिल्कुल सामान्य आम आदमी है वो भी एकदम फैसिनेटेड हो जाएगा, उसे लगेगा अच्छा ये तो बहुत बड़ा काम है जो कांग्रेस ने नहीं किया। उसके बाद दूसरा जुमला आया, 15-15 लाख रुपए आपके खाते में आ जाएंगे। अब आप सोचिए, जो हमारे देश में एक औसत आय है, अगर हम उसको औसत आय को अगर 25 रुपया, 50 रुपए या 200-250 रुपए तक पर दिन की आय में हम दिखाते हैं, जिस तरीके से देश में गरीबी है, वो व्यक्ति के मन में आता है कि अच्छा ये महामानव आ जाएंगे तो हमें 15 लाख रुपए मिल जाएंगे, हमारी जिंदगी संवर जाएगी, पता नहीं क्या क्या कर लेंगे जिंदगी में, स्विट्जरलैंड भी घुमाएंगे। तो ये बहुत ही बड़ी बात, या जिसे बहुत बड़ा फेंकना कहते हैं, वो उन्होंने शुरू किया। उसके बाद उनके जो सपोर्टिव थे, जो अन्ना हजारे के साथ में मिले हुए थे, बाबा रामदेव, श्री श्री रविशंकर, मैं नाम लेके बोल रहा हूँ ओपनली, वो सब ने ऐसा प्रचारित करना शुरू किया कि पेट्रोल है वो 40 रुपए आ जाएगा, और सारे के सारी जो संसाधन है वो आपको बिल्कुल मुफ्त के भाव में, सस्ते दाम में मिलेंगे। आपकी थाली की जो कॉस्ट है, एक दिन की थाली की कॉस्ट, वो 20-25 रुपए में आप खाना खा पाएंगे, इस लेवल पे हम ला देंगे। कितनी सारी बड़ी बड़ी बातें उनके द्वारा बताई गई, जो मानने के लिए आम मानस मजबूर हो गया। और वो मजबूर इसलिए हुआ कि उसे एकदम हथेली में चांद दिख गया, उसे लगा अच्छा ये तो बिल्कुल परिकल्पना के बाहर की चीज है, परिकथा ही है, मतलब आपको सिंड्रेला लाके आपके बाजू में खड़ी कर दी, ऐसी बात है अगर फिल्मी कथा के स्वरूप में हम कहे तो मेरे ख्याल से ये करने में वो कामयाब रहे। उसके बाद आज मणिपुर में जो हो रहा है, बेरोजगारी का जो हालत है, आलम है, महंगाई का जो आलम है, ना अन्ना हजारे दिख रहे हैं, ना बाबा रामदेव दिख रहे, ना श्री श्री रविशंकर दिख रहे, ना सचिन तेंदुलकर दिख रहे, ना वीरेंद्र सहवाग दिख रहे, ना अमिताभ बच्चन दिख रहे, कोई नहीं दिख रहा। वो सबके सब अपने लाभ लेकर चले गए। कांग्रेस के समय में उनको जो मान सम्मान मिला देश की तरफ से, वो सारे लाभ लेकर आज की तारीख में चुप है। शायद डर की वजह से चुप हो, ऐसा मैं मानकर चलता हूँ, ये पॉसिबल है, क्योंकि अब वो तानाशाह बैठे, पहले की सरकार नहीं है जब आप मनमोहन सिंह जी को, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को आप कुछ भी अनशन बोल देते थे और प्रधानमंत्री भी उसे चुपचाप सुन लेते थे। आज वो प्रधानमंत्री नहीं है, तो ये मानकर चलना है कि आज तानाशाह है, आपको शायद सूली पे चढ़ा देंगे। तो इस वजह से सारे ये बड़े लोग चुप है और कोई भी सवाल पे कुछ उंगली नहीं उठाते। अब इसका दूसरा पहलू देखिए, जो शगुफा वो छोड़ रहे हैं कि अब हम संविधान बदलेंगे या हिंदू राष्ट्र कर देंगे, उसको मैं एक अलग परिप्रेक्ष्य से देखता हूँ कि चलिए आप एक बार कर दीजिए। अगर आपको इतना ही 9 वर्षों से ऐसा दिमाग में कीड़ा चल रहा है, आप एक बार ये कर दीजिए, बात खत्म कीजिए, आप खींचिए मत इसको। ये खत्म करने के बाद हमें आप ये आश्वासन दीजिए या विश्वास दीजिए कि आप हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, हर साल आप 45% जो बेरोजगारी है उसको खत्म कर देंगे, हर साल आप जो महंगाई है वो पूरी 40 रुपए थाली पे आ जाएगी और सामान्य जन आदमी जो है वो 2 टाइम का खाना ठीक से खा पाएगा। आप ये वचन दे दिए ना। अगर आप ये वचन देते हैं तो मेरे ख्याल से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, दलित, आदिवासी कोई मना नहीं करेगा। सबको क्या चाहिए? एक अच्छा जीवन, एक सुखरूप जीवन। तो आप ये आश्वासन के साथ वचन दीजिए। ये करने को तैयार नहीं है। सबसे बड़ा जो लोगों के अंदर खुन्नस है या गुस्सा है वो इसी बात का है कि आप सिर्फ शगुफा छोड़ते हो, बड़ी बड़ी बातें करते हो धर्म के नाम पे, और राम भगवान के नाम पे देखिए वहां पर भी जमीनों की जो पूरी आवंटन की गई है, जिस तरीके से 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ में बेची गई है, ये पूरा बिजनेस है, कंप्लीटली भाजपा का ये बिजनेस मॉडल है। और एक और बात मैं कहूंगा कि अगर भारत नाम बदलने की जो बातें चल रही थी पिछले 4-5 दिनों से, वो भी अगर इंडिया नाम बदल के भारत करने की कोशिश करेंगे तो मैं ये मानता हूं कि अदानी साहब इन्फोसिस जैसी एक आईटी कंपनी खोल देंगे और आईएनडी का बीएच करने का सारा आईटी का ठेका उनको मिल जाएगा 50,000 करोड़ रुपए का। तो मैं ये मानकर चलता हूं कि ये बिजनेस मॉडल है, वही करने के लिए ये लोग बैठे हैं। अब जनता को ये समझना होगा, जैसे डॉक्टर राकेश साहब ने बताया, वो बिल्कुल सही बात है कि विपक्ष अकेला इसमें कुछ नहीं कर पाएगा। जनता को साथ सम्मिलित होकर उनके हक के लिए लड़ना पड़ेगा, रोड पर आना पड़ेगा। हम केवल बातें करके नहीं बैठ सकते, क्योंकि ये लोग किस लेवल पर जाएंगे आगे जाके हम नहीं जानते। और जहां तक बात है आजादी के स्वरूप और जो प्रतीक है उसकी बड़ी बड़ी बातें करने की, तो एक सबसे बड़ी जो उनकी गुलामी का प्रतीक है वो है अंग्रेजी भाषा। अगर आपको इतना ही दिमाग में है तो आप अंग्रेजी भाषा का पूरा उन्मूलन कर दीजिए भारतवर्ष में से, हर जगह हिंदी या संस्कृत ही पढ़ाइए। फिर आप देखिए, आप अमेरिका में हमारे जो डॉक्टर जाते हैं, नासा में जो साइंटिस्ट जाते हैं, वो कैसे पढ़ते हैं वहां पे, क्या संस्कृत में वहां पे रॉकेट उड़ाएंगे? तो मुझे लगता है ये लोग अपनी फ्लेक्सिबिलिटी से, अपने हिसाब से अपना काम देखते हैं और सिर्फ कंप्लीटली अपने जो स्वार्थ है वो स्वार्थ में रचे बसे लोग हैं।
निहायत ही साजिश पसंद लोग है। तो मुझे लगता है अब जनता को जागना पड़ेगा, क्योंकि हम इनके लेवल के या इनके जैसे लोग नहीं है। हम इतना ज्यादा कूटनीति या राजनीति या चालबाजी नहीं सोच सकते। हम बिल्कुल सादे सरल, और यही सच्चाई है हिंदुस्तान की, और यही सच्चा भारत है, इंडिया है और हिंदुस्तान है, जो सरल है, सिंपल है, जो हर धर्मों के साथ एक साथ सुखरूप होकर हजारों वर्षों से जीता आया है, चाहे कोई भी धर्म का मजहब का इंसान हो। ये असली हिंदुस्तान है। तो मेरे ख्याल से ये लोग हमको ये भुलाने की कोशिश कर रहे हैं, और हम इसे भूलने नहीं देंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। जी जी आरपी, मैं जिगर जी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय उठाया है, बड़ी सारगर्मी तो उन्होंने बात कही, लेकिन एक तकनीकी पक्ष उन्होंने उठाया, उसको मैं थोड़ा सा विस्तार देना चाहता हूँ। एक मामूली सा हस्तक्षेप है। उन्होंने कहा कि जो भारत को बदलकर, IND को बदलकर वो BH करना चाहते हैं, और काम अडानी की कंपनी को या अंबानी की IT कंपनियों को दिया जाएगा। मैं विनम्रता से, संदीप भाई साहब, सबसे पहले ये विषय 19 जुलाई को, जिस दिन ये इंडिया गठबंधन बना था और BJP RSS के लोग परेशान हो रहे थे, सबसे पहले इस विषय को देश के सामने मैंने रखा था कि इसे बदलना आसान नहीं है। इसको CCTLD कहा जाता है, कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन। हमारा टॉप लेवल डोमेन जब हमने लिया, जब दुनिया इंटरनेट की दुनिया में आई, ये दुनिया एक ग्लोबल विलेज के रूप में बदली, तो .in हमारा जो है वो हमारा CCTLD है। अब सर, जैसे जिगर भाई ने कहा कि वो BH लेना चाहते हैं, मैं यहाँ इसलिए हस्तक्षेप करना चाहता हूँ, वो BH भी नहीं मिलेगा अब, क्योंकि .BH है बहरीन का, .BR है ब्राजील का, .BA है बोस्निया का, .BT है भूटान का। और दूसरी बात, ये CCTLD बदलना बच्चों का खेल नहीं है। हमारी आपकी वेबसाइट है .in पर बनी होंगी, भारत सरकार की सारी चीजें, govt.in, NIC.in, education.in, पूरी दुनिया में आप टॉप लेवल डोमेन ऐसे बदल कर संपर्क बनाए नहीं रख सकते। अगर नरेंद्र मोदी चाह रहे हो कि अडानी अंबानी की IT कंपनियों को ये काम दे देंगे, तो ये टॉप लेवल डोमेन भारत में नहीं दिया जाता। इसके लिए 2 अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं, वहां से लिया जाता है। तो जब हमने .in ले लिया है, वर्षों हो गए, आज की तारीख में .in को .bh कर ही नहीं सकते। पहले तो उपलब्ध नहीं है, आपको मिलेगा कैसे? हमारी आपकी वेबसाइट है, जैसे मेरी वेबसाइट है karmveer.org। अब .in लेना चाहूं, .com लेना चाहूं, नहीं मिल सकता। जिसके पास है उसने ले रखा है पहले से। इतनी छोटी छोटी डोमेन लेने के लिए लाखों करोड़ों रुपए की बिड लगती है। मैं karmveer.com लेना चाहता हूं, वर्षों से नहीं मिल रहा मेरे पास। संदीप भाई साहब, karmveer.org है मेरा, मैं नहीं ले पा रहा हूं .com, क्योंकि वो कोई लिए धरे हुए बैठा है। और ये तो देश का कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन है, जिसको बदलना संभव ही नहीं है कि आप .in को .bh कर देंगे। ऐसे नहीं कर सकते। पूरा हमारा संचार तंत्र ध्वस्त हो जाएगा, हम पूरी दुनिया से कट जाएंगे, हमारे मेल, सारी वेबसाइटें क्रैश हो जाएंगी। ऐसे कैसे बदल देंगे आप? तो ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया था जिगर भाई ने, इसलिए मैंने थोड़ा सा हस्तक्षेप किया। धन्यवाद। डॉक्टर राकेश पाठक, आपने मुद्दा नहीं उठाया है, आपने दरअसल एक नया आइडिया दे दिया है। सर 50,000 करोड़ का ठेका दे दिया जाएगा, बाद में कह दिया जाएगा भाई नहीं हो पाया, दिक्कत क्या है उसमें? हमने तो कहा था बुलेट ट्रेन चलाएंगे, चला दिया क्या? आप पूछने आए थे हमसे? हमने कहा था इन शहरों को स्मार्ट करेंगे, हमने स्मार्ट कर दिया क्या? आप पूछने आए थे क्या हमसे? तो इस तरीके की सारी चीजें हैं, कौन पूछने गया था? वो भी कौन पूछने जाएगा? 50,000 करोड़ का ठेका दे दिया जाएगा, जहां जाना है वहां चला जाएगा। 3900 करोड़, जिगर भाई साहब बैठे हुए, 3900 करोड़ रुपए का पेमेंट अभी किसी योजना के अंतर्गत अडानी साहब को किया गया है ना, जो सरकार ने अतिरिक्त कर दिया, जिसके कागज तक जमा नहीं कराए गए सालों से, उसका पेमेंट करती रही। तो कौन पूछने जा रहा है उसके बारे में? जब 50,000 करोड़ अडानी साहब के यहाँ चला जाएगा, अंबानी साहब के यहाँ चला जाएगा, उसके बाद वो IN हो, BH हो या IB कर दिया जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है सर। कोई इससे सरकार का कोई लेना देना नहीं है, जो करना है वो हो जाएगा। और आपने अब एक बड़ा अच्छा आइडिया भी दे दिया कि हाँ भाई नमस्ते जोड़ लेना हाथ, कोई बात नहीं, बढ़िया है। खैर जिगर भाई साहब, आपने चूंकि जो बात कही थी 15-15 लाख रुपए का आपने जिक्र कर दिया। गौतम बंदोपाध्याय साहब, काले धन पर खूब बात हुई थी, काले धन को लेकर के सवाल उठाए गए थे। काला धन जो है देश में आ जाएगा, गरीबी दूर हो जाएगी, हर व्यक्ति के खाते में 15-15 लाख रुपए आ जाएंगे। सबके खाते में 15-15 लाख रुपए आ गए, लोग संभाल नहीं पा रहे थे, कैश निकालने लग गए थे। मोदी जी ने नोटबंदी करके कहा चलो बैंक की लाइन में लगो। तो ये अब उसके बाद इसी तरीके की तमाम योजनाएं फिर नई नई लॉन्च हो रही हैं। सर
समझना ये चाहते हैं कि ये जितनी नई योजनाएं आ रही हैं, जो नए सिगुफे छोड़े जा रहे हैं, जो नई जुमलेबाजी की जा रही है, वो केवल और केवल पुराने पर सवाल ना उठे, पुरानी योजनाओं के बारे में आप भूलते चले जाएं, इसके लिए हो रहा है, या पुरानी योजनाओं में उलझा करके एक बार फिर से हम सत्ता की कुर्सी तक पहुंच जाएं, उसका एक प्रयास है जो इनका पुराना फॉर्मूला है। गौतम साहब, देखिए, एक तो बड़े रूप से जो भारतीय लोकतंत्र को जो संसदीय लोकतंत्र है और जो प्रतिनिधित्व लोकतंत्र है, ये दोनों को कमजोर करने की ये प्रक्रिया है। और इसी बीच में जो इसका मूल्यबोध रहा, जो ट्रस्टीशिप, जो ट्रस्ट का सवाल था प्रतिनिधित्व के बीच, वो ट्रस्ट भी बड़े विश्वास टूट रहा है। ये खतरा आने वाले दिनों में हमें कहां ले जाएगा, इस पर कोई चिंता नहीं। केवल चिंता है जे केवल गिनती के लोग, 2 जन सरकार चलाएगा और 2 जन को सरकार बाकी संसाधन बेचा जाएगा। ये 2 और 2-4 जन की पूरी लोकतंत्र के पूरे भारतीय संसाधन पर जो आने वाले दिनों में जो परिस्थिति होगा, उस पर सवाल है। वो बड़े खतरे की सवाल है। वो संकट में क्या होगा, किधर ऊट करवट बदलेगा, ये चिंता आज से करने की जरूरी है। आज 2014 से लेके 2024 के बीच जो मॉडल चलाया गया है, इस मॉडल ज्यादा चिंतनीय है, ज्यादा चिंता की विषय है। और शब्दों के अवमूल्यन जो हुआ है, इन शब्दों के अवमूल्यन पर बड़ी सवाल है। सही बात आपने राय जी बात कर रहे थे। मुद्दा ये है जो ये पूरी परिस्थिति में लोकतंत्र कहां पहुंच रहा है, एक। दूसरी बात, यथार्थ पे कोई काम नहीं, और उसके अलावा एक काल्पनिक एक माहौल खड़ा किया जा रहा है, एक ऐसे ऑर्बिट आपके आसपास खड़ा किया जा रहा है जिसके अंदर आप घूमते रहे। ये जो खतरा है, इस खतरा से बाहर कैसे निकलेगा? पूरे जनता के दिमाग पे जो कब्जा करने की कोशिश किया जा रहा है, चाहे धर्म के मुद्दे पे हो, चाहे विकास के मुद्दे पे हो, चाहे आने वाले 20 साल के 2050-47 में क्या होने हो जाने वाला है, उस पर 2047 में पूरा बदल जाएगा दुनिया और भारत उसमें विश्व गुरु बन जाएगा। ये जो एक काल्पनिक जगत में ले जाने की प्रक्रिया है, ये पूरी एक तुगलकी तौर तरीके जो बढ़ रहा है, इस पर खतरा है। चिंता है देश की भाईचारा बहनापा पे, चिंता है देश की मूल्यों पे, चिंता है देश के सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे, चिंता है संयुक्त राष्ट्र के ढांचा पे। इन सब चिंता करने की, और ये सवाल केवल चंद लोग, चंद समय बुद्धिजीवी, चंद राजनीतिक विश्लेषक आपस में बैठ के चर्चा करने से जनता की जागने की सवाल नहीं है। उसके लिए जो काम किया जा रहा है, जनता ना जागे, जनता के दिमाग पे कब्जा करे, जनता यथार्थ के चर्चा के बजाय काल्पनिक चर्चा में उतरे, ये प्रक्रिया बड़े तेजी से चल रहा है। यहाँ पर हैमार करने की जरूरी है। हमें लगता है ये जो आज के नौजवान जो है, ये चीजों को समझ रहा है। आज के नौजवान इतना आसानी से बहलेगा नहीं। तो जो यूथ वोटर बढ़ा है, ये यूथ वोटर इनको कहीं ना कहीं ठिकाना देगा, ये तुगलकी सोचों पे हमला करेगा। थैंक यू जी। अमूल्य निधि साहब, अभी 2047 की बात भी गौतम साहब ने कर दिया है। अर्थव्यवस्था को लेकर के खूब सारी बात हुई कि अर्थव्यवस्था को कई गुना बड़ा करने की बात, और तमाम सारे फिगर भी दे दिए गए, आंकड़े भी दे दिए गए। सर, एक छोटा सा ये भी समझना चाहेंगे कि विश्वगुरु के इस वादे पर कितना काम हुआ है। दूसरा एक सवाल मैं और जोड़ दूं, किसानों को लेकर के खूब बात होती है, क्योंकि आप उस सेक्टर में काम भी करते हैं, तो किसानों को लेकर के खूब बात होती है, उनकी आय दोगुनी करना, ये सारी चीजें करना। तो सर, किसानों की आय तो अब सरकार के अमृत काल के हिसाब से दोगुनी हो चुकी है। समझना मैं ये चाहता हूं सर, किसानों की स्थिति 2047 में कहां पहुंचेगी? क्या ये भी अडानी साहब की तरह बड़े बड़े बंगले में रहने लग जाएंगे, बड़ी बड़ी गाड़ियों से चलने लग जाएंगे, जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी अब बात कर रहे हैं किसानों की? क्योंकि भाई किसानों को लेकर के बात तो लगातार कर रहे हैं, आय दोगुनी ऑलरेडी हो चुकी है, तो अब तो फिर 47 तक कई गुना हो जाएगी ना, जिस तरीके से अर्थव्यवस्था बढ़ रही है। अमूल्य जी। अनम्यूट कर लें, अनम्यूट जी। जो पूरा मामला है कि भारत एक तरीके से अगर विकसित हो रहा है, तो जो सामाजिक सुरक्षा की बात है ना, जो उसमें जो लगातार जो डिमांड होती है कि आप शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, ये जो मूलभूत सुविधाएं हैं, इसमें आप जीडीपी बढ़ाएंगे और इसमें लोगों को व्यवस्था करेंगे और सरकार अपने संसाधन से ये सारा चीज चलाएगी। उसके जगह आप हैंडओवर का पूरा प्रोसेस कर रहे हैं।
दूसरी बात ये है कि जो ये पूरा 2047 अमृतकाल और उसकी जो हम बात कर रहे हैं, जो शगुफा की बात कर रहे हैं, देखिए जो पिछले 10 सालों में नीतिगत रूप से और जमीनी रूप से हकीकत क्या है, उसमें जो चीजें की गई, सरकार की जो मंशा देखी गई, आप आंकड़ों का लगातार चर्चा है कि आंकड़ों आप चाहे वो ग्लोबल इंडेक्स देखिए या अमीरी और गरीबी की खाई देखिए कि आज जो है अंबानी जैसे लोग ज्यादा मजबूत हो रहे हैं या गांव का व्यक्ति ज्यादा मजबूत हो रहा है। जो 600 रुपया पेंशन वाला व्यक्ति ज्यादा मजबूत हो रहा है, आदिवासी, दलित, मजदूर, किसान, ये जो सेक्शन है ये ज्यादा अमीर हुआ। इसमें से आप नीति आयोग के एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स के भी डाटा देख लीजिए, जो उन्होंने बोला था कि हम 5 साल के अंदर उनको हम बड़ा कर देंगे, उनकी डाटा देख लीजिए। जो पूरे डाटा आप चाहे ग्लोबल राइटर्स के देखिए, WHO के देखिए, ग्लोबल जो वॉशिंगटन पोस्ट के डाटा, जो जितने इन्वेस्टिगेशन उनकी डाटा देख लीजिए आंकड़ों में। दूसरी बात है कि यही बात है किसानों की जो आपने बात की, किसानों का तो हमने, किसानों और मजदूरों का, दोनों का, कोविड में हमने मजदूरों का हाल देख लिया कि मजदूरों की हाल देखने के बावजूद भी सरकार ने जो 50 से अधिक जो कानून थे उनको खत्म किया और लेबर कोर्ट्स में लाया। मजदूरों की मंशा हमने पूरे देश में देख ली है कि मजदूरों के मुद्दे पे देश में आज पूरे देश के किसानों के मुद्दा हमने देखा, क्यों सड़क पे उतरना पड़ा, क्यों जंतर मंतर पे लाना पड़ा, क्यों आज डिमांड हो रही कि केसेस वापस लिए जाए, केस लगाए सरकार ने। अगर संवेदनशीलता की बात है, और जो कानून लाए गए थे वो कानून किसके लिए लाए गए थे? ये एक व्यक्ति और 2 व्यक्ति या कोई एक संगठन या एक संस्था या कोई नहीं बोल रहा, ये तो पूरे देश के तमाम किसान बोल रहे हैं। और इसी कारण से किसानों के तमाम संगठन अलग अलग, वो जमीन का मुद्दा है, किसानी का मुद्दा है, जितने जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, सरकार बोल रही है किसानी का मुद्दा एक, तो ये पूरा MSP का और कानून का मुद्दा एक है, पर दूसरे जो है, जो जितने डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स आए हैं, आप देखिए जो पब्लिक शेयरिंग हो रही है, जितने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स आए, आप सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल की बात कर रहे हैं या बड़े थर्मल पावर्स की बात कर रहे हैं या जितने भी बात कर रहे हैं, उसमें जो लैंड ग्रैबिंग आप कर रहे हैं, आज विंड एनर्जी को लेके गुजरात में देखिए लैंड ग्रैबिंग जो चल रहा है पूरे अडानी के पूरे कच्छ के इलाके में। आप मध्य प्रदेश का पूरा आप इलाका देखिए, जो पूरे जबलपुर और शहडोल अनूपपुर वाला जो पूरा जो इलाका है, जो पूरा रिसोर्सेज वाला जो इलाका है, मध्य प्रदेश में होशंगाबाद में 2400 करोड़ आप फॉरेस्ट जो है पूरा एक छोटी सी बांध नर्मदा पे बना के डुबाना चाहते हैं। तो ये जो 2000, 2500, 3000, 4000 हेक्टेयर आप फॉरेस्ट डुबा रहे हैं, और आज पूरे देश में आप जाके क्लाइमेट की बात कर रहे हैं। तो ये जो किसानी है, किसानी सिर्फ उसके आय की बात नहीं है, और आप देखिए कि उपज में सबसे अधिक कमी हुई है। आज पूरी कहीं बारिश हो रहा है, कहीं ओला हो रहा है, उसके बाद आपने क्या घोषणा की? आपने कहीं जाके उनके लिए घोषणा की? बारिश अभी देखिए पूरा चेंज हो गया पूरा चीजें, और उसके साथ जो उनके संसाधन हैं, जो एग्रीकल्चर लैंड है, उन लैंड में आप प्रोजेक्ट्स ला रहे हैं जो एज पर द रूल, विंड एनर्जी आपका देखिए वहां लैंड ग्रैबिंग आप कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली आप किसानी की आय की जगह आप किसानों को खत्म करने की बात कर रहे हैं, आप मजदूरों को खत्म करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि आप मजदूरी खत्म कर देंगे। आज आप देखिए चर्चा जो है ये नहीं है कि उनकी आय कैसे हो, जो किसान है, जो हर तरह के किसान है, जो छोटे किसान है, जो भूमिहीन है, आज आप उनको पेंशन के बाद 600 रुपया, 400 रुपया विकलांग योजना में आप दे रहे हैं 1000 की, उनको आप 5000 रुपये पेंशन देने के बाद क्यों नहीं कर रहे हैं? आप भी आपने देखिए कि अब चूंकि वोट बैंक है तो मध्य प्रदेश और बाकी जगह में लाडली लक्ष्मी और गैस का दाम 100 रुपया कम करने का इस बात वो नहीं है। मुद्दा ये है कि वहां उनको आप सुरक्षा की बात क्यों नहीं कर रहे, उनकी सेफ्टी की बात नहीं कर रहे। और ये जो अधिकार और भीख वाली जो बात है ना कि 100 रुपया दे के हम वोट खरीद ले या मुद्दे को डाइवर्ट कर दे, तो जो लोगों के जो मुद्दे हैं, आज जो सरकार अपने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट से लोग, उनकी भाषा में हाशिए पर जो लोग हैं, जो मार्जिनलाइज सेक्शन से, उसमें क्या डेवलपमेंट हो, वो तो खाई बढ़ी है, अमीरी गरीबी की खाई तो बढ़ती जा रही है। किसान तो और जो डाटाज हैं पूरे आप देखिए, जो इन्हीं के डाटा हैं, चाहे हेल्थ के डाटाज देखिए, एजुकेशन के इंडिकेटर्स देखिए, बेरोजगारी के इंडिकेटर्स देखिए, सिर्फ उसका ही विश्लेषण कर रहे हैं। जो नॉन डाटाज तो बहुत ज्यादा है, जो मतलब नॉन गवर्नमेंट के जो डाटा है, जो ग्राउंड रियलिटीज है, वो तो बहुत अलग है, लेकिन अगर सरकारी आंकड़े भी देख लिए जाए तो ये बहुत अंतर है। तो इसलिए ये जो पूरे मुद्दे हैं, ये जो संवेदनशीलता नहीं है किसानों के प्रति, मजदूरों के प्रति, महिलाओं के प्रति भी। आप 200 रुपया राखी में सौगात दे के आप महिलाओं के जो पूरे मणिपुर के और बिल्किस बानू और ये जो सारे मुद्दे हैं, इतने सारे कोर्ट से लेके सब लोग, संदीप भाई बैठे हैं, उन्होंने पूरा यात्रा वहां गुजरात में निकालने दी, उनको यात्रा नहीं निकालने दी। तो जो समाज के मुद्दे पे बात हो रही है, उस बात को ही वही खत्म करना,
या उसको रोक देना किसी तरीके से। और उसमें कुछ ना कुछ, अभी मणिपुर के इशू में कुछ डॉक्टर्स ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो पुलिस आके पूरा रिकॉर्डिंग करके जा रही, ताकि उसमें से 4 डॉक्टर्स ही हो रहे। तो जो मुद्दे हैं, मुद्दे उठाना, और मुद्दे पे आप तरीके से जो बाकी साथी राकेश जी और बाकी बोल रहे थे लोकतंत्र और संवैधानिक मूल्य की, वो तो है, बट जो पूरे डाटा है, जो 19 के डाकरे थे, मैं अभी देख रहा था कि 14 तो ठीक है, 19 में क्या हुआ? 19 के जो पूरे डाटा थे, बेरोजगारी के, आप प्रदूषण के, पर्यावरण के, पूरे सैनिकों के शहीद के, मॉब लिंचिंग के डाटा, क्या 19 और अभी 23 में वो कम हुए या बढ़े? जो मॉब लिंचिंग के पूरे बढ़े, किसानों के मुद्दे आपने हल किए, अभी जो डाइवर्ट अभी आप कर रहे हैं अलग अलग मुद्दे पे, तो ये जो मुख्य मुद्दे हैं इसके प्रति संवेदनशीलता नहीं है, और उसको और खत्म करने की बात कर, उस पे वो 20 साल बाद जो अमृतकाल, 1000 साल और 500 की जो भाषण हो रही है, उसमें आप उनको खत्म करने की बात करें। समाज जिसको आप आगे ले जाना है, आप किसान आदिवासियों को देखिए, आदिवासी इलाकों को आप देख लीजिए, क्या उसके लिए स्पेशल कोई प्लान है? वो नहीं है। तो उसको आप, उस समाज को ही आप खत्म कर देना चाहते हो ये आंकड़ों के हिसाब से, जो पूरे डाटा देख रहे हो तो उसमें ये दिख रही है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि किसानों के प्रति और बाकी डाटा सरकार सक्रिय है, और मुद्दा मिल नहीं रहा है। आप मध्य प्रदेश जैसे जहां राज्य हैं, आप देखिए मुद्दे नहीं मिल रहे हैं, कि क्या बोलेंगे आप, क्योंकि आपने काम नहीं किया है। 10 साल के, 15 साल के आप डाटा देखिए जी। आज देश में अमृतकाल की बात हो रही है, अमृतकाल चल रहा है इस समय, ना भूतो ना भविष्यति वाला एक माहौल जो है वो बना हुआ है कि अब आज की तारीख में जिस देश में 80 करोड़ लोगों के पास 5 किलो राशन मिल रहा हो, सरकार दे रही हो मुफ्त में वो भी, और किसान सम्मान निधि के नाम पे 2000 रुपए मिल ही रहे हैं आपको, और क्या चाहिए जीने के लिए? सारी चीजें तो मिल रही है। कर्ज माफी किसानों की कर दी जाती है, 1 रुपए, 36 रुपए, 35 रुपए, 10 रुपए की कर्ज माफी करने के लिए करोड़ों रुपए का इवेंट कर दिया जाता है। तो इस परिस्थिति में इतना बेहतरीन जहां माहौल बना हुआ है, वहां पर इस तरीके की बातें हो रही हैं। डॉक्टर राकेश पाठक सर, ये जो माहौल है भूतो न भविष्यति वाला, इस तरीके का जो माहौल बनाया गया है, जहां पर वैक्सीन के लिए मोदी जी के फोटो के साथ हमें प्रिंट आउट मिल जाता है, राशन लेने के लिए झोला दे दिया जाता है, उस पर बका, तो ये जो परिस्थिति है, जो एक माहौल क्रिएट किया गया है, ये सबसे महत्वपूर्ण सर सियासत में वोट है। और जब हमें वोट मिल रहा है इस चीज पे, जब हमें जुमलेबाजी के इस फॉर्मूले पर वोट मिल रहा है, तो फिर हम क्यों ना बटोरें? 2024 में लोकसभा के चुनाव होने हैं। सवाल सर मेरा यह है कि क्या लोकसभा चुनाव 2024 भी इसी जुमलेबाजी के फॉर्मूले पर लड़ा जाएगा, और नई नई जुमलेबाजी, नई नई घोषणाएं सामने आएंगी, या फिर आज की जो परिस्थितियां हैं, सियासत, जो आज का माहौल बना है सियासी, विपक्षी दलों का गठबंधन से लेकर के और कई सारे मुद्दों पर जहां पर मोदी सरकार घिरी, उससे कुछ बदलाव देखा जाएगा इस फॉर्मूले में? देखिए, बदलाव तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा होगा, लेकिन आपने जो 2-3 उनकी तस्वीरों की बात कही, तो उसमें एक बात और जोड़ लीजिए कि दिल्ली में इस वक्त जो सम्मेलन चल रहा है, एयरपोर्ट से लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति जहां रुके हैं जिस होटल में, न्यूज लॉन्ड्री ने उसकी एक बड़ी लंबी पड़ताल के साथ खबर दी है, हर 50 मीटर पर एक फोटो लगी है नरेंद्र मोदी की। जो वैश्विक संस्थाएं हैं मीडिया संबंधी, उन्होंने इसे आलोचनात्मक दृष्टि से देखा है कि एक सरकारी आयोजन को एक व्यक्ति की ब्रांडिंग के लिए पूरी तरीके से उस व्यक्ति पर न्यौछावर कर दिया गया है। इससे पहले तमाम देशों में यह सम्मेलन हो चुका है, कोई पहली बार G20 का सम्मेलन तो हो नहीं रहा। क्या जिन देशों में इससे पहले यह आयोजन हुआ था, वहां के राष्ट्र प्रमुख, राष्ट्राध्यक्ष, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जो भी रहा हो, वहां क्या इतनी तस्वीरें उसकी राजधानी में लगी थी? हर 50 मीटर पर एक फोटो लगी हुई है, नरेंद्र मोदी के होर्डिंग लगे हुए हैं। और दूसरी तरफ लोकतंत्र की बलिहारी यह है कि अमेरिकी प्रशासन चाहता था कि नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन की संयुक्त पत्रकार वार्ता हो, सवाल जवाब लिए जाएं, ज्यादा पत्रकार बुलाए जाएं, लेकिन चूंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री बिना टेलीप्रॉम्प्टर के एक वाक्य नहीं बोल पाते, तो अमेरिकी प्रशासन के इस आग्रह के बावजूद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होने दी गई। अब जो बाइडेन जब लौट कर कहीं जाने वाले हैं, पता नहीं कहां, 11 तारीख को बहरीन वगैरह, वहां कहीं बातचीत करेंगे मीडिया से। ये हालत है हमारे देश की इस वक्त। हमारा प्रधानमंत्री 9 साल से गुड़ खाए बैठा है। वो एक तरफा एकालाप करता है, रेडियो पर अपने मन की बात करता है, मंच से अपने मन की बात करता है,
लेकिन प्रधानमंत्री के अंदर इतना आत्मबल नहीं है, इतना साहस नहीं है कि 9 साल में एक पत्रकार वार्ता कर सके, मेरे और आपके जैसे किसी साधारण पत्रकार के एक सवाल का जवाब दे सके, इतना साहस नहीं हमारे प्रधानमंत्री में। अब आते हैं आपके सवाल पर कि आप पूछ रहे हैं कि 2024 में क्या होगा। 2024 भी इसी तरह के जुमलों और हेडलाइन मैनेजमेंट के साथ भारत के बहुसंख्यक समाज को किसी छोटी से छोटी घटना या बड़ी घटना कारित करके भावनाओं को भड़काकर चुनाव लड़ने की तैयारी हो रही होगी। क्योंकि ये मेरी और आपकी राय नहीं है कि नरेंद्र मोदी नाम का जो गुब्बारा है उसकी हवा निकल चुकी है। ये राय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अपने मुखपत्र की है, ऑर्गेनाइजर की। उसने स्पष्ट लिखा है आलेख में कि अब नरेंद्र मोदी और हिंदुत्व के नाम पर चुनाव नहीं जीता जा सकेगा। ये राय कोई ऐसे ही नहीं आई होगी, हमारी आपकी डिबेट सुनकर राय नहीं बनाई उन्होंने। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का अपना एक तंत्र है, उसकी शाखाएं हर जगह हर जिले में लगती हैं। कहीं ना कहीं से तो फीडबैक आया होगा ना कि ब्रांड मोदी के नाम पर अब चुनाव नहीं जीता जा सकता। तो फिर क्या करेंगे? तो करेंगे यही, किसी तरह का कोई जुमला परोसा जाएगा 2024 से पहले, इसी तरह का कोई बड़ा शो किया जाएगा, उसकी भी तैयारी आरपी आज हो गई है। 2024 में जो क्वाड का सम्मेलन होता है उसको लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति से सहमति ले ली गई है, वो जनवरी फरवरी 2024 में होगा। यानी चुनाव की एन बेला में, जब सर्दियां खत्म होने की तरफ हो रही होंगी और चुनाव की गर्मी बढ़ रही होगी, तो फिर हम ऐसा ही एक मेला देखेंगे। भले ही उसमें 6-8 देश आने वाले होंगे, लेकिन इतना बड़ा तूमार बांधा जाएगा कि हम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विश्व गुरु बन गए। और माफ कीजिए अमूल्य भाई, संदीप सर, आपको बताना चाहता हूं कि हमारे मीडिया की क्या भूमिका है। देश के सबसे बड़े अखबार दैनिक भास्कर में 3 दिन पहले पेज पर 8 कॉलम बैनर खबर थी कि देश में पहली बार इतना बड़ा जमावड़ा हो रहा है राष्ट्राध्यक्षों का, देश में पहली बार। अब दैनिक भास्कर को कौन ये बताए कि 1983 में गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में 70 राष्ट्राध्यक्ष आए थे, कुल मिलाकर तो 900 से ज्यादा 90 से ज्यादा प्रतिनिधि थे जो उस स्तर के थे, और कुल 4000 प्रतिनिधि आए थे। कौन उन्हें बताए कि ये पहला सम्मेलन जिसमें कुल मिलाकर 21 राष्ट्राध्यक्ष आए हैं, ये पहला नहीं है इस देश में। दुनिया के इतिहास के सबसे बड़े अंतरराष्ट्रीय समागमों से एक माना जाता है वो। और उस वक्त के दुनिया के सबसे बड़े बड़े लोग जिनके ऊपर खतरा भी था, यहां हम सुरक्षा को लेकर देख रहे हैं कि हरे पर्दे से पूरा ढक दिया गया, 3 दिन के लिए दिल्ली बंद है। फिदेल कास्ट्रो और यासिर अराफात जैसे लोग उस सम्मेलन में आए थे, जिनकी जिंदगी को हर पल खतरा रहता था, तब भी दिल्ली में लॉकडाउन नहीं लगा था 2 दिन 3 दिन के लिए। तो मुझे लगता है 2024 से पहले ऐसा कोई बड़ा धमाका किया जाएगा जिसमें कि राम मंदिर का उद्घाटन, पूरे देश से बड़ी बड़ी गाड़ियों के काफिले में, स्पेशल ट्रेन के जरिए, बसों के काफिले में लोग ले जाए जाएंगे मंदिर दर्शन के लिए। और अगर महुआ मोइत्रा की वो आशंका कहीं सच साबित हो गई तो हमारी रूह कांप जाएगी ये सोचने में, जिसमें महुआ मोइत्रा ने ये कहा है कि ये किसी भी हद तक जा सकते हैं, राम मंदिर के दर्शन के लिए जाती हुई किसी ट्रेन में ये विस्फोट करा सकते हैं। आप कल्पना कर सकते हैं, एक सांसद और एक 3 राज्यों का राज्यपाल रह चुका व्यक्ति सतपाल मलिक ये कह रहा है कि ये कुछ भी कर सकते हैं, अपने किसी नेता की हत्या करा सकते हैं, राम मंदिर पर बम फेंकवा सकते हैं, वहां विस्फोट करा सकते हैं। तो आप सोचकर देखिए, लोकतंत्र की जननी होने का दावा करने वाली ये सरकार के मुखिया, ये राजनीतिक विचारधारा का दल किस सीमा तक जा सकता है चुनाव जीतने के लिए। इसलिए 2024 से पहले कुछ भी हो सकता है आरपी सिंह साहब, कुछ भी जो हम सोच सकते हैं, जो सतपाल मलिक हमें बता सकते हैं, जो महुआ मोइत्रा हमें आगाह करने के लिए कह सकती हैं, उससे भी आगे जाकर ये कुछ भी कर सकते हैं। जी आरपी जी। जिगर सर, जल्दी से एक समझ लो एक चीज, प्रधानमंत्री जो है वो ऐसा नहीं है कि जुमलेबाजी उनकी कोई नई है, पुराने समय से वो करते रहे हैं और एक्रोनियम वाले जुमले बना करके खूब तीखे प्रहार वो विपक्ष पर पहले से करते रहे हैं। मुझे शायद याद है, मेरे ख्याल से बेंगलोर या किसी रैली में उन्होंने टॉप का इस्तेमाल किया था, टॉप शब्द को शुरू किया था, जिसमें टोमेटो, ओनियन और पोटैटो की बात हुई थी।
अब आज जब सत्ता में बैठे हैं, जब टमाटर 150-200 के पार पहुंचता है तो टी भूल जाते हैं। प्याज पहुंच गया है, भाग रहा है लगातार, तो वो भूल गए हैं। तो ये जो बनाया जाता है, इसके लिए बकायदा एक टीम भी है प्रधानमंत्री साहब के पास। ऐसा नहीं कि कोई हल्के फुल्के शब्दों का इस्तेमाल कर लेते हों। वो ये जो चुभते हुए एक्रोनियम्स बनाए जाते हैं, जिनको लेकर के वो पहले से हमलावर रहे हैं विपक्ष पर, आज जब ये स्थिति है महंगाई वाली जिसकी हम बात कर रहे हैं, तब वो महंगाई का मां भूल गए हैं। ये जो टीम जो उनकी रिसर्च करके चीजों को लाती है कि सर अब इस समय ये, इस समय ये, इस समय ये, क्योंकि अब आप पत्रकार भी रहे, आपने वो दौर भी देखा है। अब आप कांग्रेस पार्टी के साथ हैं, सत्ता के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अगर आपकी पार्टी सत्ता में आती तो मैं समझना चाहता हूं कि क्या महंगाई दूर करने के इस तरीके के उपाय आप लोग ला पाएंगे? क्या उतनी क्षमता है आपके अंदर कि आप इस तरीके के उपायों को खोज पाए? बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत सही बात कही कि आज की तारीख में या पिछले 9 वर्षों का इतिहास देखें तो प्रधानमंत्री जी ने और उनकी जितनी क्रिएटिव टीम है, उन्होंने हमेशा कोई ना कोई एक्रोनिम्स देकर ही पूरी बात का मसला जो है वो रफा दफा कर दिया है। उन्होंने कहीं कोई ऐसी बात नहीं की जिससे सही में वाकई में वो मुद्दा सुलझ जाए और लोगों को शांति मिले। तो मेरे ख्याल से कांग्रेस हमेशा कमिटेड रही है। अब देखिए, जब भी ये बात निकलती है, ऐसी कोई भी चर्चा निकलती है, तो मैं हमेशा एकदम सरल एक बात कहता हूं कि 1947 से लेके 2014 तक का आप इतिहास देखिए, क्या उसमें देश की तरक्की नहीं हुई? क्या उसमें देश में हिंदू, मुस्लिम और सारे बाकी धर्म मजहब के लोगों की तरक्की नहीं हुई? क्या कोई भी ऐसा व्यक्ति है कि सिर्फ और सिर्फ कोई धर्म विशेष की उसमें तरक्की हुई? ऐसा कुछ नहीं है। पूरे देश की तरक्की हुई है। कितने लाखों लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। कितने सारे जो भी इश्यूज हुए, जब भी इन्फ्लेशन बढ़ा, उसको कंट्रोल करने के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने कैसे उपाय किए। जब 2008 में लेमन ब्रदर्स वाला जो वाकया हुआ था यूएसए में, उस टाइम भी हमारी जो पूरी अर्थव्यवस्था थी वो चरमरा नहीं गई। ये कितने सारे उपाय है जो हमारे सारे विद्वत लोगों ने किए हुए। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर बात सिर्फ और सिर्फ ये नहीं आती कि हम आगे जाएंगे, 2024 में आ जाएंगे तो क्या करेंगे। मुझे लगता है 2024 आते आते तक ये लोग क्या करेंगे, आज की तारीख में सोचने वाली बात है। क्योंकि किसी भी हद तक जाने वाले लोग अगर बिल्कुल, ये निष्ठुर लोग है, मैं ये बिल्कुल शब्द इस्तेमाल करता हूँ कि निष्ठुर लोग है, लाखों लाख करोड़ों करोड़ लोगों को नोटबंदी की लाइन में लगा देते और फिर भाषण देते हैं कि मुझे 50 दिन दे दो, वरना मैं चौराहे पे आऊंगा, मुझे जूता मार देना या मुझे फांसी लगा देना या मुझे जला देना। ये इतने निष्ठुर लोग हैं, किसी भी लेवल तक जाकर कुछ भी शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं और उसके बाद हमारे हाथ नहीं आएंगे। तो मुझे लगता है कि ये जितना उनका पूरा तंत्र है, वो तंत्र के ऊपर प्रहार करने की जरूरत है। जब तक ये उनके पूरे तंत्र के ऊपर प्रहार नहीं करेंगे, 2024 के लिए सबको साथ मिलकर लड़ना होगा। जी। और डॉक्टर संदीप पांडे सर, जब हम जुमलों की बात कर रहे हैं तो सर एक चीज ये समझना चाहते हैं हम कि जुमलेबाजी से जो देश का हासिल है वो क्या है, और क्या अगर देश को कुछ हासिल है तो लोग उसको समझ रहे हैं, देश को अगर कुछ नहीं मिला है, लोगों को कुछ नहीं मिला है, तो उस पर सवाल कब पूछा जाएगा? जनता कभी उस पर सवाल पूछेगी भी या नहीं पूछेगी? कभी ऐसी स्थिति बनेगी? इसको कैसे देखते हैं आप? आरपी भाई, मुझे लगता है कि जनता तो सवाल पूछती ही है, ऐसा नहीं है। मुझे याद है 2017 में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद ही उत्तर प्रदेश के लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई थी, खुले पशुओं वाली, जो किसानों की फसल खा रहे थे। और क्योंकि उसी समय मुझे सीतापुर के कुछ ग्राम प्रधानों ने बुलाया था 2019 के चुनाव में, तो मुझे लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक ही मुद्दे पे चुनाव हार जाएगी, और वो ये था कि जो किसानों की फसल बर्बाद हो रही थी, जो पशु खा रहे थे। और मेरा मानना है कि जो किसान सम्मान निधि दी गई है 6,000 रुपए, ये उस किसान को थोड़ा शांत करने के लिए दी गई है जो बहुत परेशान था। लेकिन जिस बड़े बड़े अंतर से भारतीय जनता पार्टी के लोग चुनाव जीते, इस पे एमजी देवसहायम से लेके कई लोगों ने, और अभी तो आपने देखा अशोका विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर सब्यसाची दास ने भी एक रिपोर्ट प्रकाशित कर दी कि 2019 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने जीता नहीं था, वो लूटा था, यानी कि वो गलत तरीके से जीता था। तो सिर्फ ईवीएम में हेराफेरी करके नहीं, ऐसा मेरा मानना है। इसमें इन्होंने ऊंचे पदों पे ऐसे अधिकारियों को बैठा दिया है, चुनाव आयोग को अपने कब्जे में कर लिया है। न्यायालय जिस तरह के आदेश दे रही हैं आप देख रहे हैं, मतलब ये कानून होते हुए भी कि 1947 के बाद किसी भी धार्मिक स्थल का
जैसा चरित्र था वो नहीं बदला जाएगा, आप बताइए। ज्ञानवापी और मथुरा में सर्वे हो रहे हैं, तो सारे संस्थाओं को, जो सरकारी संस्थान है, उनको अपने प्रभाव में लेके जिस तरह से ये हेरा फेरी कर रहे हैं, पूरे सिस्टम को मैनिपुलेट कर रहे हैं, इसकी वजह से ये चुनाव में जीत के आ रहे हैं। जो इनका प्रचार का तंत्र है उसके बारे में तो सब बात हो ही गई, जो जुमलेबाजी वगैरह है। तो मुझे लगता है कि लोग समझते हैं, लोग सवाल उठाते हैं। कोरोना के समय में गंगा में लाशें तैर रही थी, शमशान घाट के बाहर किस तरह से लाइनें लगी हुई थी, मेडिकल कॉलेज या अस्पतालों के बाहर किस तरह लोग एम्बुलेंस में मर रहे थे, क्या ये सब लोगों ने देखा नहीं है, झेला नहीं है? तो सवाल ये है कि वही लोग फिर जाके भारतीय जनता पार्टी को कैसे वोट दे आते हैं। तो मेरा मानना है कि ये स्वाभाविक नहीं है। ये जैसा कि बार बार कहा जा रहा है, इनके पास कई तरीके हैं, कई तरीकों से मीडिया का प्रबंधन करके अधिकारियों, अपने मनपसंद अधिकारियों को निश्चित जगह पे उनकी पोस्टिंग करा के, उन संस्थानों को अपने प्रभाव में लेके जो चुनाव जीतने के लिए जरूरी है, ये सारे काम हथकंडे अपना के वो चुनाव जीत रहे हैं। यदि वाकई में जनता के ऊपर छोड़ दिया जाए तो जनता के अंदर इतना गुस्सा है। अभी मैं बाराबंकी में एक शराब की दुकान के खिलाफ आंदोलन चल रहा है, वहाँ मैं परसों था। औरतों के अंदर इतना गुस्सा है और लोग पूछ रहे हैं कि क्या राम जी ने राम राज्य में शराब की दुकानें खोली थी? कोविड, जब उत्तर प्रदेश में कोविड में जब छूट दी गई तो सबसे पहले शराब की दुकानें खोली गई। तो लोग परेशान हैं और इनकी नीतियों से आप कभी भी कहीं भी चले जाइए, लोग आपको अपनी प्रतिक्रिया बताएंगे। लेकिन ये सारी व्यवस्था को अपने प्रभाव में लेके उस पर कब्जा करके ये जिस तरह से चुनाव को जीत रहे हैं, ये स्वाभाविक नहीं है। और ये आशंका जताई जा रही है कि अगले चुनाव के पहले क्या कुछ हो सकता है। तो अब देखना ये है कि उतना बड़ा आंदोलन कब खड़ा होगा जिसने इंदिरा गांधी जैसे तानाशाह को चुनाव में परास्त किया था। जी अमूल्य जी, एक दर्शक है, उन्होंने कहा है कि 9 साल में सरकार ने जो है वो 345 योजनाओं को कार्यान्वित किया है। 100-150 योजनाओं का लाभ लेने पर भी 50-60 लाख तो बनता ही है। इसके बावजूद भी अगर लोग गरीबी के लिए छाती पीटें तो इसमें सरकार क्या करे? आपकी एक टिप्पणी, चूंकि आप डेटा को लेकर के और इन सब चीजों को लेकर के आप काम करते हैं, अमूल्य जी। देखिए, ये जो पूरी योजनाएं, पहले मैंने बोला जो इंडेक्स है, नीति आयोग की इनकी रिपोर्ट है, उसके हिसाब से तो कोई और चीजें नीचे ही गई हैं। गरीबी के इंडिकेटर्स जो हैं, इतना पैसा देने के बावजूद भी वो नीचे गया। और उसमें मिला कहाँ है? आप जानते हैं कि जो सांसद में कलावती के बारे में जब देश के होम मिनिस्टर ही झूठ बोल सकते हैं, तो आप सोच लीजिए पूरा जो योजना इम्प्लीमेंट हुई है, जो योजना कार्यान्वयन हुई है, वो भी झूठ का पुलिंदा है कि कहाँ गई है, पहुंची है। और दूसरी बात यह है कि देखिए, अभी जो उम्मीदें हैं ये कुछ तानाशाह वर्सेस देश की जनता के बीच में है। और जिस तरीके से जनता पिछले भारत जोड़ो यात्रा और उसके बाद से एक साल में अलग अलग जनता के मुद्दे पे काम करने वाले संगठन, साथी, व्यक्ति और आम जनता जिस तरीके से समझ रही है अब चीजों को, उस तरीके से ये चुनाव आसान नहीं है। ये चुनाव उनके मुद्दे और महंगाई, बेरोजगारी वर्सेस जो जनता के मुद्दे हैं उसके बीच में है। आपातकाल वर्सेस अमृतकाल का मुद्दा है। और मुझे लग रहा है कि वो स्थिति जो झेल चुके हैं वो खुल के आएंगे, संगठित होंगे, और मुझे लग रहा है कि उसका परिणाम भी देखने को मिलेगा। ये चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन हौसले जनता के भी बुलंद होते हैं और वो चीजों को अब समझने लगे हैं। शायद 19 का दूसरा बात था, लेकिन अब जो चीजें हैं वो बहुत ज्यादा व्यापक है। बहुत बहुत धन्यवाद अमूल निधि जी। मैं ये वाला सेशन राम आरपी कर रहे थे, राम प्रकाश राय साहब कर रहे थे, मैं फिर से आ गया हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, डॉक्टर राकेश, संदीप जी, जिगर साहब, गौतम साहब और अमूल्य, इस सेशन को वो करने के लिए।